हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 के बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं और साथ ही हम इस चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू भी देखने वाले हैं। सो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप सेशन के अंत तक बने रहिए और सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को विद द टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में जब इस टर्म का यूज हुआ करता था तो इस टर्म का मतलब सिर्फ इतना हुआ करता था कि अगर किसी इंडिविजुअल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है अगर वह फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है या फिट है या वेल बीइंग है तो हम उस कंडीशन को या उस स्टेट को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा करते थे। बट आज के प्रेजेंट डेट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव है, जो एरिया है, वो पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा है। सो आज के डेट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, द कंप्लीट वेल बीइंग, द complete well-being with respect to all aspects of reproduction, all aspects of reproduction like physical, emotional, behavioral and social is known as reproductive health। तो आज के डेट में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वह रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में, चाहे वह फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हो, रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में अगर इंडिविजुअल वेल बीइंग है या फिट है तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। सो अगर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में कंप्लीटली वेल बीइंग है, कंप्लीटली फिट है, कंप्लीटली फाइन है, तब उस कलेक्टिवली टर्म को, कलेक्टिवली कंडीशन को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। हम उस सोसाइटी को और उस सोसाइटी में रह रहे सभी लोगों को तभी रिप्रोडक्टिवली फिट या रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहेंगे जब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वह फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है और सेक्स रिलेटेड के सभी एस्पेक्ट्स, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या बिहेवियर एस्पेक्ट हो, इन सभी एस्पेक्ट्स के जो उनके इंटरेक्शन है आपस में वह भी क्या हो, नॉर्मल हो, तभी हम उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी में रह रहे लोगों को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहेंगे। सो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होने के लिए इंडिविजुअल को या फिर सोसाइटी को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के सभी पहलुओं में उनको फिट होना पड़ेगा, कंप्लीट वेल बीइंग होना पड़ेगा, तब जाके हम उस सोसाइटी को या उस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहेंगे। ठीक है, ओके। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कंप्लीट वेल बीइंग
किसी भी इंडिविजुअल को हम जब वह रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में अगर कंप्लीट वेल बीइंग होगा तब जाके हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। और सोसाइटी में रह रहे हैं सभी लोग जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हैं और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के सभी पहलुओं में जो उनका इंटरेक्शन है आपस में वह भी नॉर्मल है, तब जाकर हम उस सोसाइटी को या उस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहेंगे। ओके, आई होप कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिवली हेल्थी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ उनके स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पे समझते हैं। In 1951, the strategies for family planning were introduced in India, whose main aim was to achieve total reproductive health. And these strategies were evaluated every now and then. So इंडिया में 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया और इसका जो मेन एम था, जो मेन उद्देश्य था वह था टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना। ठीक है, और जो ये स्ट्रेटजी अपनाया गया है इंडिया में, इस स्ट्रेटजी को समय दर समय इसका इवोल्यूशन भी होता रहे। ठीक है, सो इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए इसकी शुरुआत 1951 से ही हो गया था। ओके, सो आगे देखते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर to create awareness among people about various reproduction related aspects. फैमिली प्लानिंग के जैसा ही एक और प्रोग्राम जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स है उनको लेकर उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, लोगों को रिप्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स है उनके प्रति उनको जागरूक किया जाए। इसलिए फैमिली प्लानिंग या फिर RCH प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एंड टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट्स। और एक बेहतर रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को बनाया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड भी किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कई सारे प्लानिंग, कई सारे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे फैसिलिटीज और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस तो क्रिएट किया ही किया और साथ में कई सारे फैसिलिटीज और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए इंडिया में 1951 से ही इसकी शुरुआत हो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। Steps to achieve reproductive health। प्रोग्राम के अलावा, प्लानिंग के अलावा कई तरह के स्टेप्स भी अपनाए गए जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सके। उन स्टेप्स को हम यहाँ पे जानते हैं और उनके बारे में हम समझते हैं।
ओके। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड मीडिया प्रिंट बाय बोथ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों के द्वारा ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर लोगों के बीच में प्रोग्राम को लेकर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो दोनों एजेंसीज, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो, ऑडियो विजुअल और मीडिया प्रिंट जैसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सोर्स को यूज करके लोगों के बीच में प्रोग्राम से रिलेटेड कई सारे अवेयरनेस क्रिएट किया ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सके। ओके, आगे देखते हैं दूसरा, यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन बाय रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और यंग एडल्ट को और चिल्ड्रन को, दोनों समूहों के लोग, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा और फ्रेंड्स के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सभी एस्पेक्ट्स को लेकर उनको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके और वो आपस में एंड विथ ओपन डायलॉग टू मेक देम अवेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उन दोनों समूहों के बीच में, यंग एडल्ट और चिल्ड्रन और वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, टीचर, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में एक ओपन डिस्कशन हो ताकि यंग एडल्ट्स को और चिल्ड्रन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक मेजर स्टेप्स है जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। ओके, तीसरा है, सेक्स एजुकेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूलों में और कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि वहाँ पे पढ़ रहे बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। वह बच्चे सेक्स एजुकेशन को लेकर उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो अवेयर हो सके। ये भी एक मेजर स्टेप्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की ओर। ओके, आगे देखते हैं, अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एसटीडीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को लेकर लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ये भी एक मेजर स्टेप्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की ओर। या हम बात करें, ये जितने भी अभी हम यहाँ पे स्टेप्स समझ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, ये सारे स्टेप्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की दिशा में है। ठीक है, जब हम इन स्टेप्स को अपनाएंगे तब जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो मेजर क्या हो रहा है, हम अलग अलग मीडिया, अलग अलग सोर्स का यूज़ करके हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोग्राम्स के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन को हम स्कूलों और कॉलेजों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बच्चों में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर वो अवेयर रहे। ठीक है, सो ये दिस आर द मेजर स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और भी है, आगे देखते हैं, देयर इज अ नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, pre and post natal care, along with the importance of child care.
बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को लेकर, प्री एंड पोस्ट नटाल केयर को लेकर, और चाइल्ड केयर के इम्पोर्टेंस को लोगों के बीच में लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है, खासकर फर्टाइल कपल्स को और मैरिज एबल इंडिविजुअल्स को। इन दो खास समूहों को ये सभी बिंदुओं पर, चाहे जैसे कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्री एंड पोस्ट नटाल केयर और चाइल्ड केयर के इम्पोर्टेंस को, इन्हें एजुकेशन देने की ज़रूरत है, इन्हें समझाने की ज़रूरत है। सो ये भी एक मेजर स्टेप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की दिशा में। ओके, आगे देखते हैं। People must be made aware of the problems related to the population explosion, sex-related crimes, and sex abuse. लोगों को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के प्रॉब्लम से अवेयर कराना है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स से अवेयर कराना है, सेक्स अब्यूसेस के बारे में हम उन्हें अवेयर कराना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो, चाहे सेक्स अब्यूसेस हो या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, जब तक जो पीपल हैं वो अवेयर नहीं होंगे तब तक उस पर सभी ध्यान नहीं देंगे। तो हमें सबसे पहले लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें अवेयर कराने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये भी एक मेजर स्टेप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की दिशा में। ठीक है, To successfully implement the health plans, there must be availability of professional experts, provision and availability of strong infrastructural facilities and material support. जितने भी हेल्थ प्लान्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है लोगों में, उसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जरूरत है और साथ ही मटेरियल सपोर्ट की भी आवश्यकता है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगा तो जो भी हेल्थ प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है वह सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई भी प्लान को सक्सेसफुल होना है तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही मटेरियल सपोर्ट की होना आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सभी अवेलेबल होगा तब जाकर हमारा जो हेल्थ प्लान हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड मस्ट बी न्यूअर एंड अपग्रेडेड इन अकॉर्डेंस विद द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो भी फैसिलिटीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वह नया और अपग्रेडेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने प्लान्स हम यूज़ कर रहे हैं, पुराने फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, तो वो आउटडेटेड है। तो आज के डेट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें न्यूअर एंड अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ को लोगों को प्रोवाइड करना होगा, तब जाकर हम आज के डेट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नया और अपग्रेडेड होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। कंप्लीट बैन ऑन फिटाल सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड ना हो इसके लिए फिटाल सेक्स डिटर्मिनेशन को कंप्लीटली बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, सो फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल भ्रूण की हत्या ना हो इसके लिए जो फिटाल सेक्स डिटर्मिनेशन
प्रोसेस है उसको क्या करना है, कंप्लीटली बैन किया जाना चाहिए, तब जाकर फीमेल फोर्टिसाइड जैसे क्रूर अपराध नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, और जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है उसे लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तब जाके हम बहुत बड़े समूह, चाइल्ड के बहुत बड़े समूहों को क्या कर सकते हैं, हम इम्यूनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से वंचित हो सकते हैं। तो हमें लार्ज स्केल में ये प्रोग्राम को, हमें चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सो ये मेजर 10 स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम अपनाकर, इन सभी स्टेप्स को हम अपनाकर फॉलो करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। Certain factors need to be under check in order to decrease the rate of maternal and infant mortality. Maternal and infant mortality rate को कम करने के लिए कई सारे फैक्टर्स को भी चेक करने की आवश्यकता है, जैसे कि अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड रिलेटेड टू मैटर ऑफ सेक्स। सेक्स जेंडर को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों मेल और फीमेल सेक्स जो है वो बराबर है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक समान है। इस तरह के अवेयरनेस हमें लोगों के बीच में क्रिएट करने की ज़रूरत है, तब जाके फीमेल फोर्टिसाइड जैसे घृण अपराध ना हो। ठीक है, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, द डिलीवरीज नीड टू बी मेडिकली असिस्टेड। जो डिलीवरी हो रहा होता है उस दौरान मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो वहाँ पे तुरंत आसानी से मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिल जाए डिलीवरी के दौरान, तब जाकर जो मैटरनल या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हम उसको कम कर सकते हैं। विदाउट मेडिकल फैसिलिटीज़ से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो हम वहाँ पे हम मैटरनल या इन्फेंट को बचा नहीं सकते, तो इससे क्या होगा, जो रेट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगा। सो डिलीवरी के दौरान हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए या उन्हें पहुंचाना चाहिए, तब जाके क्या कर सकते हैं हम, जो मोर्टेलिटी रेट है चाहे वो मैटरनल का हो या फिर इन्फेंट का, हम उसको कम कर सकते हैं। और बेटर पोस्टनेटाल केयर, और पोस्टनेटाल केयर को हम बेटर बनाकर मैटरनल या फिर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेजर स्टेप्स है, इनको हम अपनाकर, इनको फॉलो अप करके हम जो मैटरनल या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स टू इंडिकेट द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या जो सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वह क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि स्मॉलर फैमिलीज।
स्मॉलर फैमिलीज इस बात का इंडिकेटर है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी का वह इम्प्रूव हुआ है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, बड़े फैमिलीज हुआ करता था, आज न्यूक्लियर फैमिली है या फिर स्मॉलर फैमिलीज हैं। तो इस बात का इंडिकेशन है कि लोगों के अंदर कई सारे चीज़ों को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं उस अवेयरनेस से हमारा जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हुआ है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सोसाइटी का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। इस बात का इंडिकेशन है कि लोग आज स्मॉल फैमिली वाले हैं। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर फॉर एसटीडीज। और जब लोगों के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को लेके अवेयरनेस क्रिएट हुआ, वो अवेयर हुए, तो उन्होंने कई सारी बीमारियों को डिटेक्ट किया, अर्ली स्टेज में उनका डिटेक्शन करवाया, वो सभी डिजीजेस डिटेक्ट हुए और उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमारा जो है सोसाइटी का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। अगर लोग अवेयर नहीं होते इस तरह के डिजीजेस को लेकर तो वो ना डिटेक्ट कराते ना उनकी फिर वो ट्रीटमेंट होती। अगर वो उनकी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो रही है अर्ली स्टेजेस में तो कहीं ना कहीं वो अवेयर हुए होंगे इस डिजीजेस को लेकर। तो ये हमारा एक इंडिकेटर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में इम्प्रूव हुआ है। ओके, आगे देखते हैं ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज। अगर हमारा सोसाइटी में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कहीं ज़्यादा उपयोग कर रहा है तो इस बात का यह इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी है वह अवेयर हुआ है, अपने हेल्थ को लेकर, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयर हुआ है। तब जाकर लोग अधिक से अधिक मेडिकल फैसिलिटीज़ का उपयोग कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर फॉर एसटीडीज एंड स्मॉलर फैमिलीज आर 3 मेजर इंडिकेटर्स जो कि ये बताते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है वो उसमें कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जो हमारा मानसिक है सोच है वो कहीं ना कहीं हमारा इम्प्रूव हुआ है। सो ये जो 3 मेजर्स इंडिकेटर्स है वो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हुआ है। ओके, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन में बहुत ही जल्दी से जो उनकी नंबर है उनका इंक्रीमेंट और बर्थ कंट्रोल, किस तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल कर सके उनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। Population explosion. After World War II, there was a sharp increase in the number of species, particularly humans, in the world, which caused the birth rate to rise and the rate of pregnancy, childbirth, and maternal mortality to fall. जब से वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ उसके बाद से ही पॉपुलेशन में एक हताशा इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला है। ठीक है, ह्यूमन की जो संख्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें उनका नंबर काफ़ी तेजी से बढ़ा है जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ा, रेट ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ा, चाइल्ड बर्थ बढ़ा और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, कम हुआ है। ये सभी वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया में लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ा। ठीक है, शार्प इंक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
The lifespan of people will also grow as a result of this. This will result in increased stress on all resources. अगर इसी गति से, इसी रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो जो भी दुनिया में जो रिसोर्सेस मौजूद हैं उस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और वो जैसे रिसोर्स खत्म होंगे तो उससे कई सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमंस को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कई सारे वजह हैं, कई सारे कॉजेस हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कॉजेस। द रैपिड डिक्रीज इन द डेथ रेट, अचानक से जो डेथ रेट है वो कम हो गया, जिससे कि लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी क्या हुआ है, 60 डिक्रीज देखने को मिला। द रैपिड डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्रीज देखने को मिला। डेथ रेट में हमें डिक्रीज देखने को मिला, कमी देखने को मिला। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हमें कमी देखने को मिला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमें कमी देखने को मिला। तो ये 3 वजह ही काफ़ी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। ये 3 ही जो वजह है ये पॉपुलेशन को बढ़ाने की, पॉपुलेशन की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लोग पहले 50 साल 40 साल 50 साल जीते थे अब वो 70-80 साल तक जी रहे हैं ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़। कई सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाने से जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसका समय क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये भी एक कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टिबल एज, और जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, जो लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो अधिक बच्चे को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूसिबल एज में के नंबर अगर ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस बच्चे को कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल एज वाले पीपल ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चे को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करें, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉपुलेशन की नंबर में बढ़ोतरी हो सकती है। पॉपुलेशन की जो संख्या है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, मिला भी है। यही सब कारण है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा, और इसी कॉज को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो बहुत सारे कॉजेस हमने देखा कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन की जो नंबर है उसमें बहुत ही तेजी से इंक्रीमेंट देखने को मिला। वो पॉपुलेशन जो है काफ़ी तेजी से उनकी संख्या क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो हमारे पास कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन मेथड्स को हम यहाँ पे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पहला है प्रमोटिंग द स्मॉलर फैमिलीज।
स्मॉलर फैमिलीज के कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। स्मॉलर फैमिलीज होगी तो उसमें जो बच्चे होंगे हम उनको बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बेहतर भविष्य प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। तो यह एक मेथड है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है प्रमोटिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है। सो पहला है स्मॉलर फैमिलीज को प्रमोट करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलर फैमिलीज को प्रमोट करना है। और दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज को प्रमोट करना है। ठीक है। तीसरा है इंक्रीजिंग द लीगल एज फॉर मैरिज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। शादी के लिए जो लीगल एज है उसे भी हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। फीमेल के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 साल लीगल एज होना चाहिए शादी के लिए, इससे पहले नहीं। ठीक है। सो ये भी एक मेथड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अगला है एप्रिसिएटिव मेजर्स टुवर्ड्स कपल्स विथ स्मॉलर फैमिलीज। और इसी तरह के कई सारे एप्रिसिएटिव मेजर्स का यूज करके हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे मेजर्स जो कि स्मॉलर फैमिली में रह रहे हैं जो कपल्स है, वो मेथड्स को अपना कर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। सो ये जो 4 मेथड्स है इनके द्वारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो भी मेथड हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें सबसे बेहतर है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज को प्रमोट करें या उसको यूज करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, ऐसा डिवाइस, ड्रग या फिर प्रैक्टिस जिससे की वजह से जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उस टर्म को, उस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए उसको हम यहाँ पे समझते हैं। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि हम वो क्या अपनाएं जिससे कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो सके। उसी मेथड को, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। सो पहला है शुड बी यूज्ड इजीली। बहुत ही आसानी से यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जिसको कि हम आसानी से यूज कर सकें। शुड बी अवेलेबल इजीली, आसानी से हर जगह अवेलेबल भी हो, वो बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको आसानी से यूज कर सके। ये कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की पहचान होनी चाहिए है। शुड बी इफेक्टिव, और इफेक्टिव भी हो। ठीक है। हम अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं और इफेक्टिव ही ना हो तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
शुड बी अफेक्टिव, अफेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है। साइड इफेक्ट मस्ट बी एब्सेंट और मिनिमम, अगर हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो या ना ही होना चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उस कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं करेंगे। सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की पहचान ये भी है कि उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम होना चाहिए या कि ना ही हो, सो सबसे बेहतर है। ठीक है। अगला कैरेक्टर समझते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो है शुड बी रिवर्सिबल। हम अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम जिसको यूज किया एकदम परमानेंट हो गया, बाय द चांस अपना माइंड क्या हुआ, लोग चेंज कर दिए, तो वहां पे वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो बहुत ही आसानी से रिवर्सिबल हो, उसका इफेक्ट जो हो वो क्या हो सकता है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मन है तो ठीक, नहीं मन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की ये भी एक पहचान है कि वो कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। शुड नॉट अफेक्ट द डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है उससे जो डिजायर है, सेक्सुअल ड्राइव है और इंडिविजुअल का जो एक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर इन सभी में कोई अगर बदलाव ला रहा है, कोई चेंजेस ला रहा है तो वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि इन सभी में, चाहे वो डिजायर हो, सेक्सुअल ड्राइव हो या इंडिविजुअल का कोई भी एक्ट हो, उसमें कोई भी चेंजेस वो ना लाए। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की पहचान है। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है। सो आई होप कि आपको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपने जाना होगा और समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 मेथड को जानना है कि 6 मेथड्स के द्वारा हम किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन को अपना सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे अब समझते हैं। सो पहला मेथड है नेचुरल और ट्रेडिशनल। दूसरा है बैरियर मेथड्स। तीसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs। चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पांचवा है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। छठवां है सर्जिकल मेथड्स। इस तरह के मेथड्स को अपनाकर हम कॉन्ट्रासेप्टिव को या प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके चांसेस को कम कर सकते हैं। तो हम इन सभी मेथड्स को अब समझते हैं। ठीक है। पहला है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स के द्वारा हम किस तरीके से प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर सकते हैं। It is based on principle related to avoiding the fusion of sperm and egg. स्पर्म और एग के फ्यूजन को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, यह इस बेसिस पे आधारित है हमारा नेचुरल मेथड। तो इसमें पहला है पीरियोडिक absenteeism. In this method, the couples prevent themselves from intercourse during the 10th to 17th day of the menstrual cycle. इसमें जो कपल्स हैं वह 10वें से 17वें दिन तक इंटरकोर्स नहीं करते। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है और एग है वो उनके फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है।
Since during this period the chances of ovulations are maximum, called the fertile period. So fertile, कुल मिलाकर बात यह है कि fertile period के दौरान इंटरकोर्स अगर ना हो तो वहां पे चांसेस है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं होगा। तो एक ये नेचुरल मेथड है टू अवॉइड द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, therefore refraining from coitus during this period will result in a decrease in the chances of pregnancy. So इस पीरियड के दौरान 10वें और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें और 17वें दिन के बीच में अगर इंटरकोर्स ना हो तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होगा, कम होगा। तो एक नेचुरल मेथड है जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है withdrawal or coitus interruptus. In this method, during the process of coitus, the male withdraws the penis from the vagina just before ejaculation. इस मेथड में ejaculation से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, thus preventing the release of semen in the vagina, which results in the prevention of insemination. जिसकी वजह से क्या होगा, इंसेमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इंसेमिनेशन अगर प्रिवेंट हो गया तो चांसेस है कि फ्यूजन स्पर्म और एग का फ्यूजन हो ही ना, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैक्टेनियल एमोनोरिया। This method occurs during the lactation period when the menstrual cycle is absent in the female. During this period there will be no ovulation and this result in decreased chances of pregnancy. So lactation period में जो menstrual cycle होता है वह absent होता है। किस समय, lactation period के दौरान जो menstrual cycle होता है वह फीमेल में absent होता है। सो इस दौरान जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, सो ये भी एक मेथड है, तरीका है, नेचुरल मेथड है जिससे कि क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होगा। दिस पीरियड कंटिन्यूज ओनली अप टू 6 months आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, दैट इज पार्चुरेशन, till the period of the intense lactation. और जो ये पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है। ठीक है, इस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम रहता है। सो दिस इज द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, in the case of natural barriers there is no use of chemicals leading to no side effects, although its success rate is limited and the chances of failure are also high, they are not completely safe. अगर हम इन तीनों नेचुरल बैरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर केमिकल का यूज नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे फेलियर का जो चांसेस है वो भी क्या है, अधिक रहेगा और सक्सेस रेट भी क्या है, लिमिटेड होगा। ठीक है, अगर हम इसको एक सेंटेंस में कहें तो ये दे आर नॉट कंप्लीटली सेफ, पूरी तरीके से ये जो मेथड है वह सेफ नहीं है अगर हम नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है
barrier methods. In this method, there are certain physical barriers used that prevent the fusion of sperm and ovum. इस मेथड में कुछ फिजिकल बैरियर्स का यूज किया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को रोका जा सके। ठीक है, तो पहला है कंडम्स। दे आर फिजिकल बैरियर्स दैट आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट दैट कवर्स द पेनिस इन मेल, while in the case of females they cover the cervix. ये जो फिजिकल बैरियर है ये थिन रबर या लैटेक्स शीट से बने हुए होते हैं जो कि मेल्स में पेनिस को कवर कर रहे होते हैं और फीमेल्स में सर्विक्स को कवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हो सकता है। ठीक है, द कंडम्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। और ये जो रबर और लैटेक्स शीट है, चाहे वो मेल के हो या फिर फीमेल को हो, इनको आसानी से डिस्पोज भी किया जा सकता है। ठीक है, condoms are useful in preventing the transfer of STDs and stopping the meeting of genital fluids of both partners. कंडम्स का यूज STDs के ट्रांसफर को रोकने के लिए भी किया जाता है और जो जेनिटल फ्लूइड है दोनों पार्टनर के, उसको भी रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो एक यह यूजफुल बैरियर है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो सकता है। Certain other barriers like cervical caps, diaphragms and valves can also be used by the females to cover the cervix during the process of coitus. That prevents the entry of sperm and these barriers are reusable. इसके अलावा cervical caps, diaphragms and valves का भी यूज किया जाता है फीमेल्स के द्वारा, जो कि क्या करता है, सर्विक्स को क्या करता है, कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का एंट्री को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैरियर्स है ये रियूजेबल भी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस बैरियर्स वेरियस फोम्स, जेल्स एंड स्पर्मिसाइडल creams are used along with this barrier. और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द इफिशियंसी, बैरियर्स के साथ कई तरह के जैसे कि फोम्स, जेल्स एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो ये बैरियर्स है इनकी जो इफिशियंसी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाए अगर हम इस तरह के फोम्स, जेल और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs. They are those devices that are inserted into the uterus of the females through the vagina with the help of either doctors or expert nurse. ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्स के द्वारा फीमेल के यूटेरस में फिट किया जाता है या फिर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म और जो ओवम है इनका फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्यूजन को रोकते हैं। ठीक है, और ये फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस। IUDs आर ऑफ वेरियस टाइप, और ये कई तरह के होते हैं। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs like lipase hoops that lead to an increase in the phagocytosis of sperm.
जो पहला आईयूडीज है वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लाइक जिस एक तरह का है जो कि लाइपेज होप्स, जो कि क्या करता है, स्पर्म को फाइगोसाइट करता है। ठीक है, स्पर्म को वो फाइगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म कर देता है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज लाइक कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 that result in decreased rate of sperm motility। और जो दूसरे तरह का इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वह है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये जो आईयूडीज हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को कम करते हैं, दे डिक्रीज द रेट ऑफ स्पर्म मोटिलिटीज। और तीसरा तरह का ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वह है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे कि प्रोजेस्टाट LNG20 are useful in making the uterus unsuitable for implantation and will also make the cervix hostile towards the sperm। और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और दूसरा ये सर्विक्स को क्या करते हैं, हॉस्टाइल बना देते हैं फॉर स्पर्म्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, these devices are ideal contraceptives and the most widely used method of contraception for females in order to maintain family planning। फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे बेहतर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और अब आगे बढ़ते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अगला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। These methods include the use of pills that are the combination of oral administration of progesterone or progesterone estrogen। इस मेथड में पिल्स का यूज करके फ्यूजन को रोका जाता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोका जाता है। और जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है असल में वो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन का या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का ये पिल्स होता है। ठीक है, they are taken for 21 days and are skipped during the 7 days of the menstrual cycle। यह लगातार 21 दिन तक लिया जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन तक इसको नहीं लिया जाता, स्किप कर लिया जाता है। ठीक है, तो 21 दिन तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को लिया जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन तक इसको स्किप कर लिया जाता है। Then after 7 days of the menstrual cycle, they are taken again and should only be stopped when the female wish to conceive। और 7 दिन के बाद दोबारा से कॉन्ट्रासेप्टिव को लेना होता है, यूज करना होता है, और ये तभी लेना फीमेल बंद करती हैं जब वो कंसीव करने के लिए रेडी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। There is a development of newer pills called सहेली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक नाम है, एक बेहतर पिल है जिसका नाम है सहेली। That are taken once a week and are non-steroidal pills with very few side effects and help in preventing ovulation।
सहेली जो पिल्स है वह सप्ताह में सिर्फ एक बार लिया जाता है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, जो कि क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है और इम्प्लांटेशन एंड मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स द स्पर्म। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये जो सहेली नाम का जो पिल्स है ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है जिसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट है और सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लेना होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है और साथ ही साथ सर्विक्स को क्या करता है, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल भी बना देता है। ठीक है, आई होप कि ये सभी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। Injectable and implants. There are certain implants or injections that can also be taken by the females under the skins. इन सभी मेथड्स के अलावा चाहे वो नेचुरल बैरियर हो या फिजिकल बैरियर हो, चाहे वो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो, ठीक है, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो, इसके अलावा कुछ ऐसे इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्शन को भी फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है जिसकी वजह से फ्यूजन स्पर्म और एग का ना हो, या हम ओवरऑल बात करें कि जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो, और यह भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है। ठीक है, दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन अलोन और बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यह जो इम्प्लांट्स इंजेक्शन है या फिर इम्प्लांट्स है, असल में वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, या प्रोजेस्टेरोन अकेला हो या फिर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, they work almost similar to the pills but continue their effect for a longer time period। और यह बिल्कुल पिल्स की तरह ही काम करते हैं, बट इसका जो इफेक्ट है वह कहीं ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है अगर हम पिल्स के तुलनात्मक इसकी बात करें तो। ठीक है, जो इंजेक्टेबल्स है या फिर इम्प्लांट्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं या फिर इम्प्लांट्स हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो कहीं ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स के थ्रू भी क्या प्रेगनेंसी को कम किया जा सकता है। सर्जिकल मेथड भी क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। This methods includes the interference of surgery in blocking the movement of gametes leading to failed conception। सर्जरी के दौरान जो गैमेट्स का मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूजन तो होगा ही नहीं। ठीक है, they are the terminal methods of contraception and are therefore also called sterilization। और एक यह जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यह टर्मिनल मेथड है, एक बार हो गया तो दोबारा हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इस मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। In the case of males, sterilization is called vasectomy। मेल्स में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, vasectomy, while it is called tubectomy in the case of females। फीमेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि मेल्स में क्या कहा जाता है, वेसिक्टोमी। ठीक है, वेसिक्टोमी।
Here the vast difference of the male reproductive system are cut with the help of a small incision in the scrotum and then tied up. वेस्कोटॉमी करने के लिए स्क्रोटम में एक स्मॉल इंसिजन के द्वारा वास्ट डिफरेंस को रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो मेल गैमेट्स हैं वह रिलीज ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। हियर द फ्लोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, fallopian tube of female reproductive system are cut with the help of a small incision in the abdomen or the vagina and then tied up. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमेन में या फिर वेजाइना के थ्रू एक स्मॉल इंसिजन करके फ्लोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ही ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये दोनों मेथड मेल में और फीमेल में टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, इसीलिए इसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। यह रिवर्सिबल नहीं है, एक बार अगर हो गया तो दोबारा इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, दिस मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बट द चांसेस ऑफ देयर रिवर्सिबिलिटी आर वेरी पुअर। और रिवर्सिबिलिटी के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है, और मगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, मेल में वेसिक्टोमी कहा जाता है और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्लोपियन ट्यूब्स को कट करके उसको टाइड अप कर दिया जाता है। टाइड अप मतलब बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म गैमेट्स हैं, मेल में जो स्पर्म है और फीमेल में जो ओवम है वो फ्यूजन वाले जगह पे ना पहुंच पाए। ठीक है, द नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज टू हेल्प इन चेकिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम किया जा सके। बट द यूज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आल्सो लीड टू वेरियस साइड इफेक्ट्स that includes abdominal pain, nausea, irregular menstruation, breakthrough bleeding, breast cancer, etc. बट जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर रहे हैं उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं, और जो कि बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। ठीक है, सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ रहे होंगे, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, सभी टर्मिनोलॉजी आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, where the pregnancy is terminated intentionally before its full term completion. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है, जिसमें कि जो प्रेगनेंसी है उसको इंटेंशनली खत्म कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जाता है
इससे पहले कि जो जायगोट है, जो एम्ब्रियो है, वह कंप्लीट तैयार हो। फुल टर्म कंप्लीशन से पहले ही अगर हम प्रेगनेंसी को इंटेंशनली जानबूझकर उसको खत्म कर रहे हैं, उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। दो MTP is used for the purpose of decreasing population growth, it sometimes plays a major role in decreasing population. MTP को हम इसलिए यूज कर रहे हैं, किया जाता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। और कभी कभार ये जो मेथड है ये मेजर रोल प्ले करता है डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। In 1971, the use of MTP was legalized by the government of India along with certain strict provision to prevent its misuse. 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया है भारत के सरकार द्वारा, ठीक है, with certain strict provision to prevent its misuse, पर साथ में ही कड़े प्रोविजंस हैं ताकि इसका मिसयूज न किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई MTP, आखिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्यों, इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्यों, इसके वजह को हम यहाँ पे समझते हैं। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। और दूसरा है इट इज यूजफुल इन सर्टेन केसेस वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी फैटल फॉर आइदर मदर और फीटस और बोथ, या इसलिए भी कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाए तो इससे मदर को या बेबी को या मदर और बेबी दोनों को खतरा है। इस वजह से फैटल को, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी MTPs आर सेफ while during the second trimester they become riskier. So फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक MTP क्या है, सेफ है, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो MTP है वो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट MTPs are sometimes performed by quacks or unqualified doctors leading to fatality for the mothers. और कभी कभार हमें ये देखने को मिलता है कि जो MTP है वह क्वैक्स के द्वारा, ठीक है, या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, नौसिखिए के द्वारा या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से मदर जो है उसकी डेथ भी हो सकती है या हो जाता है, ठीक है। Also the use of amniocentesis or the other methods for the determination of prenatal sex will result in female foeticides due to the preference for a male child over a female child is very high. और हमें ये देखने को मिलता है कि इम्यूनोसेंटेसिस के द्वारा प्रीनेटल सेक्स को डिटर्मिनेशन होता है। अगर पता चलता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो फीमेल है तो उस भ्रूण को मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कपल्स को या फैमिली को मेल चाइल्ड की चाहत होती है, पर पता चलता है कि वो फीमेल चाइल्ड है तो उसे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। तो MTP कई वजह से हो सकता है, किया जाता है।
मेन शुरुआत में जब इसका यूज होता था तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए, बट आज के डेट में इसका मिसयूज भी होता है। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं। ठीक है, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने यहाँ पे समझा होगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। Sexually transmitted diseases. Those diseases or infection that are transmitted through sexual activities and intercourse and are responsible for infecting the reproductive tract of a person are called sexually transmitted diseases, STDs, or venereal diseases, VD, or reproductive tract infections, RTI. ऐसे डिजीजेस या इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा या इंटरकोर्स के द्वारा किसी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्शन पहुंचता है, इन्फेक्ट होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से ये ट्रांसमिट होता है हेल्थी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। तो इस तरह के इन्फेक्शन को या डिजीज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, या वेनरियल डिजीज वीडीज कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं कि ऐसे डिजीजेस या इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा, इंटरकोर्स के द्वारा एक पर्सन यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे डिजीजेस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, या वेनरियल डिजीज कहते हैं, या इसी को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज आर गोनोरिया, जेनिटल हर्पस, साइफिल्स, जेनिटल वार्ट्स, कैलमिडोसिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, HIV। ये सभी डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा या इंटरकोर्स के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन तक ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टू एड्स, और जो HIV है वो एड्स में कन्वर्ट हो सकता है। The most dangerous STDs among the above mentioned are HIV infection। और जो जितने भी ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, गोनोरिया से लेके HIV तक, इसमें जो सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजरस STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वह है HIV इन्फेक्शन, HIV डिजीज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड HIVs are transmitted easily by simply sharing injections, syringes और surgical tools। जो हेपेटाइटिस बी है या HIV है वो आसानी से इंजेक्शंस के शेयरिंग से, सिरिंज के शेयरिंग से, या फिर सर्जिकल टूल्स के शेयरिंग से आसानी से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं।
It can also be transmitted through transfusion of blood from one infected person to another. और यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ट्रांसफ्यूजन, एक मिनट, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से ये ट्रांसमिट हो सकता है। और इवन इन द डेवलपिंग fetus इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडीज, और अगर मदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड है तो यह फीटस में भी ट्रांसफर हो सकता है, डेवलपिंग फीटस के अंदर भी ये ट्रांसफर हो सकता है अगर मदर पहले से इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है वह होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखा और उनके ट्रांसफर को देखा कि वह किस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन पर ये ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। STDs when detected early then are curable except for hepatitis B, HIV infections and genital herpes। अगर STDs को अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर दिया जाए तो वो क्यूरेबल है, कुछ डिजीजेस को छोड़ के, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनिटल हर्पस को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उनको अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनको आसानी से क्योर किया जा सकता है। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ STDs इंक्लूड ईचिंग, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग एटसेट्रा। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि ईचिंग है, स्लाइट पेन है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्वेलिंग है। इस तरह के अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि यह जो सिम्टम्स है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स हों। The STDs are asymptomatic for a long time in individuals, thus leading to late detection of the disease, making it incurable for the individuals। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के जो सिम्टम्स हैं वह लंबे समय तक इंडिविजुअल में नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इसका जो डिटेक्शन है वो बहुत ही बाद में पता चलता है, और जिसकी वजह से यह इंडिविजुअल्स में जिनमें लेट से डिटेक्ट हुए हैं, लेट से सिम्टम्स दिखे हैं, वो इनक्यूरेबल हो जाते हैं एट द लास्ट स्टेज। ठीक है, The STDs result in various complications that include abortion, pelvic inflammatory diseases, ectopic pregnancies, stillbirths, infertility और even cancer of the reproductive tract। और STDs कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं जैसे कि एबॉर्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कर सकते हैं, स्टिल बर्थ कर सकते हैं। स्टिल बर्थ करने का मतलब जिसमें बच्चे का बर्थ हुआ है वो पहले से डेथ हो, इनफर्टिलिटी कर सकता है, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, STDs act as a barrier to achieving a healthy society। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है असल में वह हेल्थी सोसाइटी को अचीव करने का एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, thus in the case of STDs the prime importance is given to preventing or early detection and then the cure of these diseases under reproductive health care programs। तो सबसे पहला काम है कि इस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका जो ट्रीटमेंट है उसको तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, कई तरह के हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, इसको जल्दी से डिटेक्ट करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, जैसे ही डिटेक्शन हुआ तुरंत बाद इसका
क्योर करने का ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी हो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हो, तो उसमें एसटीडीज जो है वो बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसके लिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। अर्ली डिटेक्शन, इस तरह के अगर डिजीजेस को डिटेक्ट करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि जैसी अर्ली स्टेज में इस तरह की बीमारी का डिटेक्शन हो तो तुरंत इसका इलाज चालू हो सके। ठीक है, और इसके लिए कई सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू प्रिवेंट एसटीडीज। कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला है टू अवॉइड सेक्स विद स्ट्रेंजर्स मल्टीपल पार्टनर्स। स्ट्रेंजर और मल्टीपल पार्टनर से हमें सेक्स अवॉइड करना है। यूज कंडम्स ड्यूरिंग क्वाइटस मस्ट बी चेक। क्वाइटस के दौरान कंडम का यूज किया जाना चाहिए। If as light irritation is observed, contact an expert or qualified doctor for early detection of the disease and get treatment on time. अगर हमें इरिटेशन, लाइट इरिटेशन हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो हमें तुरंत जाके किसी एक्सपर्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हमें डिजीज का अर्ली डिटेक्शन पता कर सकें और उसका ट्रीटमेंट हम टाइम पे कर सकें। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांसमिटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं, एक टर्म है डेट इज infertility. The inability to produce children even after the process of unprotected coitus is called infertility. Infertility ऐसा कंडीशन है या ऐसा स्टेट है जिसमें कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बावजूद भी कपल्स चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कंडीशन कहते हैं। इट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। द रीजंस लीडिंग टू इनफर्टिलिटी कैन बी फिजिकल डिजीजेस, congenital, इम्यूनोलॉजिकल, ड्रग्स और इवन साइकोलॉजिकल। इनफर्टिलिटी के लिए कई सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल रीजन हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई कॉन्जेनाइटल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या कोई ड्रग्स हो सकता है, या इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। It is noticed that in society mainly women are blamed for being childrenless, but the problems can be in either the male or female. हमें अपने सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जो औरतें हैं उन्हीं को ब्लेम किया जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो चाइल्डलेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम वुमेन में भी होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मेल में भी हो और या फीमेल में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। मगर हमारे सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही ब्लेम किया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलेस, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, द डिसऑर्डर्स ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, and if these treatments are not effective, then the couples can option for assisted reproductive technology ART. कई बार जो इनफर्टिलिटी है उसको कई तरह के हेल्थ केयर जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के द्वारा भी उसको सही किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है।
ठीक है। अगर ऐसे ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव नहीं है, सो ऐसे कपल्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेक्निक है जिससे कि इनफर्टिलिटी को खत्म किया जा सकता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेथड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स outside the body, mainly in the laboratories where the conditions that are similar to the body are maintained। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर एक लैब में वैसे ही कंडीशन में किया जाता है जैसे कि बॉडी में वो कंडीशन होता है। ठीक है। The fertilized zygote formed will then be divided and results in the formation of the embryo, which is then transferred into the uterus of the female। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो जो जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद वो डिवाइड होगा, और डिवाइड बनने के बाद जब वो एम्ब्रॉय के कुछ स्टेज, अर्ली एम्ब्रॉय स्टेज में उसको फीमेल के यूटेरस में फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो एक तरीका है जिससे कि इनफर्टिलिटी को कम किया जाए। ठीक है। दूसरा है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, JIFT। ये क्या है? In this process, the transfer of the zygote or early embryo up to 8 blastomeres into the fallopian tube of the female is performed। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जायगोट को अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह के ट्रांसफर को हम जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तीसरा है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, IUT। It involves the transfer of embryos into the uterus of the female with more than 8 blastomeres। इस प्रोसेस में एम्ब्रॉय को फीमेल के यूटेरस में 8 ब्लास्टोमियर्स के अधिक स्टेज में, एम्ब्रॉय के 8 ब्लास्टोमियर के से ज़्यादा स्टेजेस में इसको फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें कि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक सेल हो या स्टेज हो, उस स्टेज में एम्ब्रॉय को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। ओके। सो ये सभी हाईली टेक्नोलॉजिकल मेथड है जिससे कि इनफर्टिलिटी को कम किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT। This process involves the collection of the ovum from the donor female and is then introduced into the other female who cannot produce the ovum, but the internal body conditions are suitable for the process of fertilization and embryo development। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डोनर फीमेल से एग को कलेक्ट करके ऐसे फीमेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है। उस फीमेल से डोनर फीमेल से ओवम लिया जाता है और रिसीवर फीमेल में जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके बॉडी में ओवम को ट्रांसफर किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और एम्ब्रॉय डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI।
In this process, the sperms are directly injected into the ovum of the female, resulting in the formation of the embryo in the laboratory. इस प्रोसेस में जो स्पर्म्स है उसको डायरेक्टली ओवम, फीमेल के ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है लैब में। ठीक है, अगला है artificial insemination AI technique. This technique involves the collection of semen that consists of sperm from either the husband or healthy male donor and then injected into either the vagina or the uterus of the female body. इस टेक्निक में हस्बैंड का स्पर्म या फिर हेल्थी मेल डोनर का स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल बॉडी के वेजाइना में या यूटेरस में इंजेक्ट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई टेक्निक कहते हैं। ओके, all these methods are performed by certified experts who are highly experienced with the technologies used and also require instruments that are quite expensive. ये सारे जितने भी हम लोगों ने अभी टेक्निक देखा, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हाईली सर्टिफाइड एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होता है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तब जाके इस तरह के मेथड्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अनदर गुड ऑप्शन फॉर कपल्स हु डिजायर चिल्ड्रन इज अ लीगल एडॉप्शन। अगर इस तरह के टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते इनफर्टाइल कपल्स, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे चाहते हैं वो लीगल बच्चों को अडॉप्ट कर, बच्चों को लीगली अडॉप्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को अंत तक देखा होगा और इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश किया होगा। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी इस तरह का इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लाता रहूँगा, सो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशंस आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। Okay, so thank you very much for watching this session.